मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अवनीश आरा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारी धरोहर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी जी की लिखी हुई एक कहानी लाटी। तो चलिए सुनते हैं। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सैनिटोरियम की बलाइयाँ सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी, सिर दर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। भुआली से भी अधिक मांग तब गोठिया सैनिटोरियम की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्तों से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगड़ी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी कभी हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खीज की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी झुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड़ से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसकी कमजोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सींक सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं हैं बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रूपदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की, चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश कर गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वह अपनी कदर गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्ष्यपति ससुर को लक्ष्य बनाती, है हमारे बड़ियों आदि कुमायों के छत्रपति, पर बहुत ही धाड़ को जा रही तो उनकी बला से।
दुम उठाकर जिसे देखा वही बदजात नर से मादा निकला। ए शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी, कप्तान कहता। एक मेरा कसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की ठठरी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो? कप्तान हंसकर कहता। प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक है हमारे कुतिया के जने, मिले तो मूछें उखाड़कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़कर मुंह में ठूसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भागकर बानों को सुना आता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थीं। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा, नेपाली भाभी की खांसी बहुत बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआदेह निष्प्राण पड़ी। पति की मूछों को उसके मुंह में ठूसने का सपना अधूरा छोड़कर ही भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानों तो हवा में उड़ती रुई का पहाड़ थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कानों में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जीत को स्नेहमयी माता हंस हंस कर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानों की हर जिद पूरी करता। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वह अपनी खाकी ओवरकोट में उसे लपेट कर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानों को विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटे शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानों उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त होता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बहानी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो, उसके पतले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानों की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरुली, परुली, रमा, हस्ती, वह बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपने खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वह ठसकेदार बांका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानों की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरे जाना था। कप्तान बानों से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी फलियां कतर रही थी। उसकी पलकें भींगी थीं और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया। उसका गला बाहर आया। 3 दिन की ताजा सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भी भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी बन गए थे।
गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल वर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सा बचाता सेंध गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बीने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द घिसकर बढ़िया तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वो कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास की व्यंग बाड़ से छेद देते, वह खोलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गई। फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए और चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्स निकलवा कर बानी ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला और शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कैप्टन को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2-3 डेज, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भूवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा, मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाह फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसकी गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी, मेरी बुन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गई। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा, बानो कहीं नहीं थी। भाग कर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आईं, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा। किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो कांटे नहीं कटती। 1 ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब की ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छाटी। ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। फिर दुदू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसकी 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोड़ निकल आई थी।
चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में वो ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपट्टी के आसपास बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठगोदाम से चलकर गोठिया दिखा और वह गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रैंड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ियों का इंटीरियर घूमा जाए। भुवाली चलें? चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुवाली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी? वह बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और काली से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केतली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसे अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। हेड वैष्णवी ने बड़े प्रभुत्व स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, बामड़ जी की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी ये भागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाढ़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंसती। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया। स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी, और गूंगी जिह्वा का गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मीम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है, हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीवड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह। गले में मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर क्षय रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया इसका। लाटी, जेब दिखा। धू धू कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी। जेब नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 सेर, सब भूल गया, हमारा आर्डर भी नहीं मानती। और संतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओह माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फीक फीक हंसती है हरामी। अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलख बजाता हुआ उठ खड़ा हुआ। लाटी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाटी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाटी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींध कर लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बन्नो, मेरी बुन्नी, मेरी बन्नो।
शायद उसकी गूंगी जमान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछुड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सकती है। उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाटी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। तो ये थी लाटी की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।